लाइफ हो या वीडियो गेम, दोनों में एक चीज बहुत ही कॉमन होती है, और वो कॉमन चीज क्या है? स्टेजेस। वीडियो गेम में भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं और लाइफ में भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जब हम वीडियो गेम को देखते हैं तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग चैलेंजेस होती हैं। हम कोशिश करते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और फ्यूचर के जो चैलेंजेस होते हैं उसका सामना करने की हिम्मत मिलती है। इसी तरीके से अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ में भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। चाहे हम इन्फेंसी की बात करें, चाहे हम चाइल्डहुड की बात करें, चाहे हम एडोलेसेंट की बात करें, चाहे हम अडल्टहुड की बात करें, तो इस तरह से लाइफ भी अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरती है। और हर स्टेज पर एक नया चैलेंज होता है, एक नई प्रॉब्लम होती है। एक छोटा बच्चा है तो उसके लिए चैलेंज है खड़ा होना, चलना, भागना, दौड़ना, उसके लिए एक चैलेंज है। और इसी तरीके से जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए चैलेंज है कि फ्यूचर में क्या करे। ठीक है, अपने वोकेशन को लेकर क्या करे, अपनी लाइफ को लेकर क्या करे। तो हर स्टेज पर एक नया चैलेंज, एक नई प्रॉब्लम। और जब हम उस प्रॉब्लम का सामना कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, हम अब उससे हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है डेवलप होती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और हम और जोश के साथ आगे हम बढ़ते हैं और लाइफ की आगे आने वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हुए अपनी लाइफ गोल को अचीव करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं लाइफ की अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं, उनका सामना करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इरिक्सन ने भी अपनी थ्योरी, कौन सी थ्योरी? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में लाइफ को, ह्यूमन जो लाइफ है उसको अलग अलग स्टेजेस में बांटा है और बताया है कि अलग अलग स्टेजेस में इंसान के लिए अलग अलग चुनौतियां होती हैं, अलग अलग चैलेंजेस होती हैं, अलग अलग स्टेज की अपनी खासियत होती है। ठीक है, तो इंसान क्या करता है, इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों का सामना अगर सही से कर लेता है तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, वो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ता है और अपनी गोल को अचीव करता है। लेकिन अगर इन चैलेंजेस का सामना एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ना कर पाए तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी पे एक गलत असर पड़ता है। और इसमें सोसाइटी और पेरेंट्स, उनका साथ भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में इरिक्सन की हम इन्हीं 8 स्टेजेस की बात करेंगे, इनकी थ्योरी की बात करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने अपनी थ्योरी में अलग अलग स्टेजेस में क्या बात की है। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इनकी थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, शिक्षा में इसका कितना महत्व है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम इरिक्सन की बात करें तो इरिक्सन कौन थे? इरिक्सन वॉज अ जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। की इरिक्सन एक जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, मतलब कि जर्मनी के थे लेकिन आगे चलकर अमेरिका में सेटल हो गए। और वे अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ही इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। और हम इसको जानेंगे कि इस थ्योरी में इन्होंने क्या क्या बात की, कि जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा फेमस हुई अपनी इस थ्योरी की वजह से। एरिक्सन डिस्क्राइब हिज थ्योरी इन हिज बुक, कि उन्होंने अपनी बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में अपनी इस थ्योरी का वर्णन किया है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो एरिक्सन की रुचि इस बात में थी, इस बात को जानने में थी कि चाहे हम बच्चों की बात करें, चाहे हम किशोरों की बात करें, किशोर मतलब एडोलसेंट, ठीक है, कि किशोरों में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है। तो एरिक्सन इस बात को जानना चाहते थे कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो किस तरह से अपनी व्यक्तिगत पहचान को विकसित करते हैं। ठीक है, किस तरह से एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, वो क्या करते हैं जिससे उनके व्यक्तिगत पहचान बन सके। और इसमें सोसाइटी किस तरह से बच्चों की हेल्प करती है। तो इस चीज का पता भी, जो इनके 8 स्टेजेस हैं उसके, उसमें जब आप उसको पढ़ेंगे अभी तो वो भी आपको चल जाएगा। ठीक है, इन हिज थ्योरी पर्सनल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट वर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड, हेंस इट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। की इनकी इस थ्योरी में इन्होंने, चाहे हम पर्सनल की बात करें, इमोशनल की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, इन सभी चीजों की बात की है। इसलिए इस थ्योरी को क्या कहा गया है? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी या मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इसको कहा गया है। तो अपनी इस थ्योरी में उन्होंने जीवन अवधि में विकास के 8 चरण गिनाए हैं, कि उन्होंने अपनी थ्योरी में, ठीक है, लाइफ की 8 अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया है। इन्होंने पूरी लाइफ को 8 अलग अलग स्टेजेस में बांटा है और बताया है कि हमारी जो लाइफ है इन 8 स्टेजों से होकर गुजरती है। ठीक है,
हर स्टेज की अपनी एक अलग विशेषता होती है। उनके इस सिद्धांत के प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है, एक स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। इस मानक को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर पर एक मनोसामाजिक समस्या का सामना करना पड़ता है। अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग प्रॉब्लम या चैलेंजेस होता है। तो टू अचीव दिस स्टैंडर्ड अ साइको सोशल प्रॉब्लम हैज टू बी फेस्ड एट एवरी लेवल। जिस तरह से वीडियो गेम में अलग अलग लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, उस तरह से अगर हम ह्यूमन लाइफ के इन 8 स्टेजेस की बात करें, तो हर स्टेज पर ह्यूमन के लिए एक नया चैलेंज होता है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। व्यक्ति को अगले चरण में जाने के लिए इस समस्या का समाधान करना आवश्यक होता है, तभी वो अगले चरण में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ठीक है, हिम्मत के साथ, जोश के साथ पहुंच सकता मतलब पहुंचता है। और अगर इन चैलेंजेस का सामना, इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने गोल से, अपने रास्ते से भटक जाएगा। अकॉर्डिंग टू इरिक्सन, अ प्रॉब्लम इज नॉट अ क्राइसिस। की उन्होंने क्या कहा है, बहुत अच्छी बात बोली है कि जो कोई भी समस्या है वो कोई संकट नहीं होती, बल्कि सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ठीक है। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। कि प्रॉब्लम को हमें प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। आप एक पॉजिटिव तरीके से समझेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, एक तरह से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिसको फेस करके, जिसका सामना करके आप अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिसको पार करके ही आप अपने लाइफ का जो गोल है उसको आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना कहकर क्या बताया है कि एक तरह की अपॉर्चुनिटी है जिसका सामना करके आप अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो द मोर सक्सेसफुली अ पर्सन सॉल्व द प्रॉब्लम द मोर ही डेवलप्स। कि समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है, उतने ही अधिक खुद को विकसित करता है। The success or failure of these struggles contributes to the healthy development of a person's personality। की संघर्षों की सफलता या असफलता व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास में योगदान देती है। अगर लाइफ की अलग अलग स्टेजेस की अलग अलग प्रॉब्लम है, आप उसका सामना कर लेते हैं, तो आपका जो हम कहते हैं डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही हेल्दी होगा। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक हेल्दी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ के गोल को अचीव करेंगे। लेकिन अगर आप इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आप जो एक जीवन का जो एक पथ है, एक रास्ता है, वहां से आप भटक जाओगे, आप गलत रास्ते पर चले जाओगे। In this theory of friction, more emphasis was given on the emotional health of individual। इसलिए इनकी थ्योरी में इंडिविजुअल के इमोशनल हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि अ, एक अच्छी इमोशनल हेल्थ के लिए, ठीक है, चाहे बच्चों के लिए एक फैमिली सपोर्ट का होना, टीचर्स का सपोर्ट का होना, इन सोसाइटी के सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। इमोशनल अगर हेल्थ की बात करें, पॉजिटिव रहेगा तभी आप एक पॉजिटिव रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, खुद को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर इमोशनल जो हेल्थ है अच्छी नहीं रही, तो कहीं ना कहीं इसका आप पर एक बुरा असर पड़ सकता है। तो इस पर इन्होंने काफी फोकस किया। अब हम जानते हैं कि इरिक्सन ने जो अलग अलग 8 स्टेजेस बताए हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इन स्टेजेस, 8 स्टेजेस के बारे में जानेंगे, फिर एक एक करके उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेज है इन्फेंसी, जिसकी मेन मुख्य विशेषता क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 0 to 18 मंथ। उसके बाद सेकंड जो उन्होंने स्टेज बताया है, टोडलर, बाल्यावस्था, और इसकी जो मेन विशेषता क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसका टाइम पीरियड 18 मंथ to 3 ईयर। फिर थर्ड स्टेज जो बताया है, प्री स्कूल स्टेज, एज क्या है, 3 to 5 ईयर, इसलिए इसको कह रहे हैं प्री स्कूल स्टेज। और यहाँ पर जो मुख्य विशेषता है क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनके बारे में अभी जब हम बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर फोर्थ स्टेज स्कूल, कि बच्चा जब प्री स्कूल से स्कूल में पहुंचता है, ठीक है, तो 5 to 12 ईयर। यहाँ पर मुख्य विशेषता क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। फिर अगर हम फिफ्थ स्टेज की बात करें, एडोलेसेंस, यहाँ पर आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, 12 to 18 ईयर्स। उसके बाद हम बात करते हैं यंग अडल्टहुड, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 18 to 40 ईयर्स। नेक्स्ट स्टेज जो हम बात करेंगे, मिडिल अडल्टहुड, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, 40
टू 65 ईयर्स। और लास्ट स्टेज ओल्डर अडल्टहुड, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर 65 एंड अबो। तो ये अलग अलग 8 स्टेजेस लाइफ की बताई हैं। अब हम एक एक करके इन स्टेजेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, ठीक है, इन्फेंसी जो है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो इस स्टेज में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात क्यों की गई है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो एक्शन का जो ये फर्स्ट स्टेज है, इसका टाइम पीरियड इन्होंने 0 to 18 मंथ बताया है, ठीक है। और इसका जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है, बच्चे के जीवन का ये पहला वर्ष है। तो अगर घर में बच्चों को प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, ठीक है, उसके घर वाले बच्चों के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो बच्चे में अपने परिवार को के सदस्यों को लेकर बच्चे के मन में एक ट्रस्ट का भाव पैदा होता है। और बचपन से ही अगर बच्चे में इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, ट्रस्ट वाला, प्यार वाला, इस तरह का, तो आगे चलकर फ्यूचर में उसकी पर्सनैलिटी पे इसका असर पड़ता है। लेकिन अगर घर में जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो बच्चों का ध्यान नहीं रखते, बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को रोता चिल्लाता हुआ छोड़ देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों में मिसट्रस्ट, अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है। और बचपन से ही, ठीक है, बच्चों में बच्चों का देखते हैं, अगर इस तरह के जो भाव है, ठीक है, इस तरह के इमोशन अगर बच्चों में बचपन से डेवलप हो जाते हैं, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं बच्चों के जो हम कह सकते हैं बिहेवियर है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उस पर एक खराब असर पड़ता है। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ बचपन से ही प्यार भरा, एक सहानुभूति भरा एक व्यवहार करें, ठीक है, उनसे उनको जितना प्यार दे सकें, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, जो उसकी आगे चलकर बच्चे की जो, चाहे हम पर्सनैलिटी की बात करें, चाहे लाइफ की बात करें, उसमें एक बहुत ही अहम रोल इसका होता है। फिर सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, की स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह। इसका टाइम पीरियड इस स्टेज का 18 मंथ to 3 ईयर, ठीक है। और इन दी स्टेज, इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। बच्चा जब 1 साल के बाद धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो खुद भागना चाहता है, खुद दौड़ना चाहता है, अपने आप अपना खाना खाना चाहता है, कपड़े पहनना चाहता है, मतलब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मान लो जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, स्कूटी चलाना सीख रहे हो, आपको जब चलाना आ जाता है तो आप सोचते हैं ना कि मैं अकेले चलाऊंगा। तो इसी तरीके से जो छोटा बच्चा है, रिएक्शन बताते हैं कि जब अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, तो उसको भी मन करता है कि नहीं, मैं अब खुद से भागूंगा, अपनी एक्टिविटी को खुद करूंगा, खुद से दौड़ूंगा, कपड़े पहनूंगा। तो इस तरह से देखते हैं कि दे वांट टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कि वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं तो बात बात पे बच्चों को डांटते हैं, बात बात पे बच्चों को मारते हैं, ठीक है, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सख्त माता पिता बच्चों को साधारण कार्य करने पे भी डांटते हैं तथा उनकी क्षमता पर शक करते हैं, जिसके कारण बच्चों के अंदर लज्जा अनुभव, मतलब इस तरह की जो भावनाएं हैं वो डेवलप हो जाती हैं। और अगर बालक पर अधिक बंधन लगाया जाए तो उनके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने लगती है, जो फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आप स्कूल में आप क्या चाहते हैं, आपका बच्चा डरा डरा एक जगह बैठा रहे, किसी भी काम को लेकर इनिशिएटिव ना ले, कोई भी काम अपनी तरफ से मतलब अपनी तरफ से ना करे, ठीक है। अगर बचपन में ही बच्चों को अपने काम को करने की फ्रीडम मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो बच्चे में इस तरह के जो भाव हैं, इस तरह के जो क्षमताएं हैं, अपने आप डेवलप होने लगेंगी। लेकिन अगर बच्चों बचपन से ही हम बच्चों में रोक टोक करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी बचपन से ही दब्बू बन जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेज की अगर बात करें, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम दोष। तो इस स्टेज का जो टाइम पीरियड क्या है, 3 to 5 ईयर, जिसको प्री स्कूल स्टेज कहा गया, ठीक है। इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर, उनके व्यवहार, उनके खिलौने आदि के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। देखिए, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 3 साल से 5 साल जो ये टाइम पीरियड बताया है। तो इस एज में पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को इनिशिएटिव लेने के लिए कहते हैं कि चलो अब तुम क्या करो, तुम आप खुद से ब्रश करो, ठीक है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो,
अच्छे से बात करो, अपने जो खिलौने हैं जहाँ से उठाओ वहां पर खेल के वापस रख दो। तो यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को इनिशिएटिव लेना सिखा रहे हैं कि आप अपना काम खुद से करो, आप अपना काम खुद से करना सीखो। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। गिल्ट का मतलब है कि कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनको बार बार कहते हैं लेकिन फिर भी बच्चा अपना काम नहीं करता। लेकिन फिर भी आप अगर बच्चों पे फोर्सफुली, ठीक है, उन पर दबाव बनाते हो तो कहीं ना कहीं बच्चे की सोच पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चे में इस तरह के दोष का भाव उत्पन्न हो सकता है कि मेरे घर वाले अच्छे नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को समझाओ, बताओ, सिखाओ, लेकिन बच्चे पर जबरदस्ती ना करो, उन पर फोर्स ना डालो। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर हम बात करें फोर्थ स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, तो यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब किसी इंडस्ट्री, किसी उद्योग से नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब है हार्ड वर्क से है, परिश्रम से है, मेहनत से है। और वर्सेस इंफीरियरिटी बनाम हीनता, तो इसको भी देख लेते हैं। स्कूल स्टेज, जिसको हम कहते हैं 5 to 12 ईयर, मतलब बच्चा स्कूल में इस एज में आ जाता है, एडमिशन ले लेता है। और उसके बाद क्या होता है? एट दिस एज द चाइल्ड डाइवर्स हिज एनर्जी टुवर्ड्स एक्वायरिंग इंटेलेक्चुअल स्किल एंड नॉलेज। कि जब बच्चा स्कूल में जाता है, 5 से लेकर हम 12 ईयर्स की बात करते हैं, तो बच्चे में पूरी एनर्जी होती है। बच्चा कोई भी काम उसको देते हैं, बच्चा बहुत ही हंसी खुशी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उसको करता है। तो मतलब बच्चों को अगर ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि बच्चे में एनर्जी है, बच्चे को जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जितनी ज्यादा अवसर मिलेंगे, बच्चा अपने काम को उतने बेहतर तरीके से करेगा ताकि उसकी अपनी पहचान बन सके। लेकिन अगर बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी ना मिले, ठीक है, बच्चे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना ले, पेरेंट्स उन पर ध्यान ना दे, टीचर उन पर ध्यान ना दे, तो कहीं ना कहीं बच्चे पीछे ही रह जाते हैं और उनमें हीनता की जो भावना है वो डेवलप होने लगती है। इसलिए ये जो टाइम है, ये बेस्ट टाइम है। ठीक है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी अबाउट लर्निंग, कि यह समय बालक में सीखने के प्रति जिज्ञासा का सबसे अच्छा समय होता है। इस आयु में बालक के अंदर अपने आप को अयोग्य और असमर्थ समझने की भावना की संभावना रहती है। तो इसलिए टीचर का काम है, पेरेंट्स का काम है कि बच्चे की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको वेस्ट ना होने दें, बच्चों को इनिशिएटिव लेने के लिए करें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दें। ठीक है। बच्चों पे जितना ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उतना ज़्यादा बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश किया जाए कि इस एज में, ठीक है, बच्चों के अंदर अयोग और असमर्थ होने की संभावना या भावना है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे दें आगे बढ़ने के लिए, अपना काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। क्योंकि यही एज है, अगर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले तो बच्चा अपने अंदर के फियर, अपने अंदर के डर को खत्म कर कर आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी उसको ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चा पीछे रह जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, 12 to 18 ईयर्स का मतलब है एडोलेसेंट पीरियड है। ठीक है। तो किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं और वयस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए, इस एज में अगर हम बात करें, एडोलेसेंट्स की बात करें, बच्चे में एनर्जी है। ठीक है। बच्चे में बहुत सारे टैलेंट हो सकता है क्लास में कोई पढ़ने में बहुत अच्छा हो, कोई खेलने में बहुत अच्छा हो, कोई डांस में बहुत अच्छा हो, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कई सारी भूमिकाएं हो सकती हैं। तो जरूरी है कि बच्चों की क्या भूमिका है, बच्चों की क्या रोल है, उनका क्या एप्टीट्यूड है, उसकी पहचान की जाए। ठीक है। और उसी हिसाब से उनको अलग अलग व्यवसाय की तरफ उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको गाइड किया जाए। लेकिन अगर इसकी सकारात्मक रास्ता पता लगाने का मौका ना मिले, तब पहचान जो भ्रांति की स्थिति हो सकती है। मतलब क्या है कि अगर हम बात करें, आइडेंटिटी की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो बच्चे की अलग अलग रोल, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, अलग अलग बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है। ठीक है। अगर उन टैलेंट को निखारा जाए, उसका पता बच्चों को चले कि बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो ज्यादा से ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। अपने टैलेंट को विकसित करने की, अपनी पहचान को बनाने की, तब तो एक बहुत ही पॉजिटिव रहता है बच्चा। अपने आगे फ्यूचर में क्या करना है बच्चे को पता चल जाता है और उसी दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि वो किस, उनका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है,
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अक्सर हम दो तरह के बच्चे देखते हैं ना, एक बच्चे वो होते हैं जिनका गोल बिल्कुल क्लियर होता है, वो आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऐसे बच्चे कंफ्यूजन में रह जाते हैं, डाउट में रह जाते हैं, और अपने कहीं ना कहीं जो रास्ते से भटक जाते हैं। तो यहाँ पर ये दो तरह की स्थिति मतलब इसकी संभावना रहती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव। धीरे धीरे जब बच्चा और आगे बढ़ता है, 18 to 40 ईयर्स की स्टेज, ठीक है, और इसको क्या कहा गया है, यंग अडल्टहुड। तो यह व्यक्ति के पास दूसरों से आत्मीय संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक है, कि दिस इज द डेवलपमेंटल स्टैंडर्ड फॉर अ पर्सन टू स्टेबलाइज इंटीमेट रिलेशन विद अदर्स। तो देखिए, धीरे धीरे 18 के बाद जब हम इस एज अडल्टहुड की बात करते हैं, 18 to 40 ईयर्स, ठीक है, आप अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, और आप सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अलग अलग जगह जॉब करते हैं, और कहीं ना कहीं समाज के लोगों से आपका एक जुड़ाव बढ़ता है। ठीक है। तो जब जुड़ाव बढ़ता है तो आपके समाज के लोगों के साथ एक अच्छे जो रिलेशन है डेवलप होते हैं। जब हम आत्मीय संबंध की बात करते हैं ना, आत्मीय संबंध या इंटीमेट रिलेशनशिप, इसका मतलब है, आत्मीयता का मतलब है कि आप जैसे हो, ठीक है, अपने आप को दूसरों में देखना। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अगर इस एज में हम देखते हैं घनिष्ठता मतलब व्यक्ति है एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी समाज के साथ चलना, तो एक घनिष्ठ रिलेशन बनाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह का रिलेशन दूसरों के साथ नहीं बनाते, वो समाज में अपने परिवार में बिल्कुल अलग थलग रह जाते हैं। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, या तो आप एक सोशल बीइंग बन जाते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल ही सोसाइटी से आइसोलेट हो जाते हैं, आप अलग थलग पड़ जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ठीक है। आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, कि आप किधर जाना चाहेंगे, आप सबके साथ मिलकर रहना चाहेंगे, या सबसे अलग होकर चलना चाहेंगे। तो इस स्टेज पर ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलती है, कि आप सामाजिक हैं या नहीं। व्यक्ति की किसी के साथ स्वस्थ मित्रता विकसित हो जाती है और वे आत्मीय संबंध बन जाता है, तब उसके अंदर आत्मीयता की भावना आ जाती है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, तो ये क्या है, धीरे धीरे इसका जो टाइम पीरियड क्या है, 40 to 60 ईयर्स। तो अगर इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए क्या करता है, जनात्मक में उत्पादकता सम्मिलित करता है। इसका मतलब क्या है, कि जब धीरे धीरे इस स्टेज में इंसान आता है तो क्या करता है, अपने आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको गाइड करता है, उनको मोटिवेट करता है, और अपने समाज के भले के लिए काम में लग जाता है। ठीक है। तो उसके मन में होता है कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए, अपने सोसाइटी के लिए मुझे अच्छा करना है, तो इस तरह से सोशल वर्क में लग जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को, ठीक है, जब व्यक्ति को हम देखते हैं जन्मात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती, तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। जब किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में ठहराव आ जाता है। आपकी लाइफ तभी आगे बढ़ती है ना, जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, आप कुछ करना चाहते हैं अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ठहराव आ जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, संपूर्णता बनाम निराशा, तो बिल्कुल लास्ट स्टेज है ओल्ड एज, अगर हम इसको कहेंगे 65 प्लस। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इस चरण में व्यक्ति, अब देखो 65 साल और इसके बाद की उम्र, तो अगर इस एज में एक बुजुर्ग क्या करता है, अपने पास्ट के बारे में सोचता है। तो पास्ट अगर आपका अच्छा गुजरा होगा, आपका बेहतर गया होगा, तो आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ आपका एक पॉजिटिव डिस्कशन होगा। आप अपने पास्ट के बारे में आप उनको एक पॉजिटिव तरीके से, मतलब आप बहुत खुशी खुशी चीजों को बताएंगे। लेकिन अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं बीतता तो क्या होगा, आप में हमेशा एक निराशा होती है। तो इंटीग्रिटी, संपूर्णता, मतलब आप अपने पास्ट से बहुत खुश हैं, लेकिन अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं होता तो आप पास्ट को सोच के ही बहुत निराश होते हैं। ठीक है। तो अगर उनमें बीते हुए जीवन के बारे में सकारात्मक विचार नहीं बन पाते तो उसमें उससे उनमें उदासी और निराशा की भावना उत्पन्न होती है। तो
इस तरह से हम देखते हैं कि एरिक्सन ने लाइफ के अलग अलग 8 स्टेजेस बताए, पैदा होने से लेकर और लास्ट सांस तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो एरिक्सन के सिद्धांत के अनुरूप छोटे बच्चों में पहल को बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों को इनिशिएटिव लेने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, बचपन से ही बच्चों में आत्मनिर्भरता की जो भावना है विकसित हो सकेगी। बच्चों को आरंभिक शिक्षा कार्यक्रम में अपने वातावरण को जानने का अवसर दिया जाना चाहिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए अपने आसपास को जानने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, ज्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए चीजों को जानने के लिए, उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए हमेशा। उन्हें उन कार्य को करने देना चाहिए जिनमें वे सच्ची अभिरुचि दिखाते हैं। मतलब एक बच्चा पढ़ने में अच्छा हो सकता है, खेलने में अच्छा हो सकता है, म्यूजिक में अच्छा हो सकता है। तो बच्चा जिसमें उसका टैलेंट है, उस कार्य को करने के बच्चों को फ्रीडम दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, हो सकता है उसी लाइन में बच्चा आगे बढ़कर अपने करियर को बना ले। टीचर एंड पेरेंट्स शुड नॉट क्रिटिसाइज चिल्ड्रन की माता पिता और बच्चों का काम, सॉरी, माता पिता और टीचर का काम बच्चों को क्रिटिसाइज करना नहीं, बल्कि उनको मोटिवेट करने का होना चाहिए। और प्राथमिक विद्यालय से ही शिक्षकों को बच्चों में परिश्रम के भाव को विकसित करना चाहिए। स्कूल में जब बच्चा जाता है तभी से टीचर्स को बच्चों को एक जगह बिठाना नहीं, बल्कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे काम को करने की, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की। ठीक है, किशोर विद्यार्थियों की पहचान बहुआयामी होती है। कि जब हम एडोलेसेंस पीरियड की बात करें तो एक बच्चा जो है, अलग अलग बच्चे होते हैं, तो हर कोई ऐसा नहीं कि सभी पढ़ने में अच्छे हों, सभी डांस में अच्छे हों, सभी खेल में अच्छे हों, सब मल्टी डायमेंशनल होते हैं, कोई खेल में, कोई डांस में, कोई म्यूजिक में, अलग अलग एरिया होते हैं। तो उसकी पहचान बहुत जरूरी है और उस हिसाब से इनको आगे के लिए गाइड करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस इंक्लूड्स देयर प्रोफेशनल गोल्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड हॉबीज। टीचर शुड हेल्प एडोलेसेंट एक्सप्लोर देयर आइडेंटिटी की शिक्षकों को किशोरों को अपनी पहचान के अन्वेषण में सहायता करनी चाहिए। और किशोरों विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने के लिए उनको, किशोरों को, जो एडोलेसेंट है, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। तो इसलिए इन 8 स्टेजेस को जानना बहुत जरूरी है, उसी हिसाब से बच्चों को गाइड किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।